Have a good day. Hello, beta. How are you all? I hope all of you are fine and safe. Today, beta, we are going to start a fresh lesson of history. किस पोर्शन से बेटा? हिस्ट्री से आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं और वो लेसन क्या है बेटा? दैट इज द लेसन ऑफ 8th क्लास. ठीक है बेटा. नेम ऑफ द लेसन इज व्हाट बेटा? द रिवोल्ट ऑफ 1857. Actually, beta, it is not merely a revolt. It is the initiation. It is the initiation in the direction of the freedom struggle of our freedom fighters that took place in 1857. जो कब शुरू हुआ था बेटा? 1857 में. Against whom? किसके खिलाफ शुरू हुआ था बेटा? That is against the British. किसके खिलाफ बेटा? British. Actually, at that time, the person, the authority, the country that was imperial in India was the British. British Crown उस समय रूल कर रहा था कहाँ पर बेटा? इंडिया में. ठीक है. तो इसके लिए ये इनिशिएटेड था बेटा, ये इनिशिएशन था इन द डायरेक्शन टू गेट द कंट्री व्हाट बेटा? टू गेट द कंट्री फ्री फ्रॉम आउटर फोर्स. जो बाहर से लोग आए थे रूल करने के लिए, उनसे कंट्री को फ्री करने के लिए ये एक इनिशिएशन था बेटा. ठीक है बेटा. इससे पहले कि हम लोग लेसन शुरू करें, आई वुड आस्क सम क्वेश्चंस टू यू. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बेटा? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज अ रिवोल्ट? मींस डिफाइन रिवोल्ट. पहला क्वेश्चन है बेटा, रिवोल्ट को डिफाइन करिए. दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डज अ रिवोल्ट अकर? एक रिवोल्ट होता कब है? एंड व्हाई डज अ रिवोल्ट अकर? और एक रिवोल्ट होता कब है? सो देयर आर 3 क्वेश्चंस फॉर यू. पहला, डिफाइन रिवोल्ट. पहला क्या है बेटा? रिवोल्ट को डिफाइन करिए. दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डज अ रिवोल्ट ओकर. एंड व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज अ रिवोल्ट ओकर. एक जो क्रांति है वो क्यों होती है, कब होती है, और क्रांति वास्तव में होती क्या है. ठीक है बेटा. तो इस बारे में हम इस लेसन में अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन शुरू करने से पहले, क्योंकि बेटा अब इफ वी आर स्टडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू व्हाट? वी हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्चुअली व्हाट इज अ रिवोल्ट एंड व्हाई डज अ रिवोल्ट ओकर एंड व्हेन डज अ रिवोल्ट ओकर. तो इन हमारा जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द रिवोल्ट वो बहुत क्लियर होना चाहिए. ठीक है बेटा. चलिए स्टार्ट करते हैं. किसके बारे में? रिवोल्ट के बारे में समझते हैं एक बार. मैंने कहा बेटा डिफाइन रिवोल्ट. रिवोल्ट क्या है? रिवोल्ट बेटा to protest in a group often violently against the person or people in पावर. हमने समझ आना चाहिए बेटा सबसे पहले कि रिवोल्ट वास्तव में है क्या. रिवोल्ट क्या है? व्हाट हैव आई टोल्ड हियर? मैंने बताया कि जी रिवोल्ट एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें प्रोटेस्ट किया जाता है. क्या किया जाता है बेटा? प्रोटेस्ट, विरोध किया जाता है. किसमें? ग्रुप में. कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं. ऑल्दो इट मे बी स्टार्टेड विद अ पर्सन. इसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा शुरू तो किया जा सकता है,
लेकिन रिवोल्ट इज अ प्रोटेस्ट इन अ ग्रुप। ये होता क्या है वास्तव में, ये प्रोटेस्ट होता है इन अ ग्रुप। कई बार ये कैसा हो जाता है बेटा, वायलेंटली हो जाता है, कि कैसा हो जाता है, हिंसक हो जाता है, अगेंस्ट द पर्सन और द पीपल इन पावर। कई बार तो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ। जैसे अगर आपको बेटा मैं एक मोटा सा आइडिया बताऊं, व्हेन यू विल बी द स्टूडेंट ऑफ द 8th क्लास, सॉरी 9th क्लास, तो आप लोग हिस्ट्री में एक पोर्शन पढ़ेंगे, यस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक आपके पास लेसन आएगा। उसमें क्या था बेटा, उसमें ये क्या था, ये इनिशिएटेड था, स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम था किसके, लुई 16। सो ही वॉज अ पर्सन, वहां पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ ये लड़ाई चली थी, दैट इज द लुई 16, बर्बन डायनेस्टी से जो थे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के नहीं, इट वॉज अगेंस्ट अ कंपनी, इट वॉज अगेंस्ट अ कंपनी, दैट इज वोट बेटा, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये किसके खिलाफ है, पीपल इन पावर, जो लोग पावर में थे, किस कम्युनिटी के थे वो, दोज वर द पीपल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो लोग किसके थे बेटा, दोज वर फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है बेटा, तो उनके खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट था, लोग ग्रुप में प्रोटेस्ट करने के लिए आए और वो बहुत वायलेंटली भी हो गया। मैनी ऑफ द लैक्स ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, लाखों लोगों ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया और खो दिया। ठीक है, सो व्हाट इज अ रिवोल्ट बेटा, इफ आई वुड आस्क टू यू नाउ, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताइए एक रिवोल्ट क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सर रिवोल्ट है जब कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट करते हैं ग्रुप में। ठीक है, कई बार ये हिंसक भी हो जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ जो उस समय पावर में है, जो उस समय पावर में है। ये तो डेफिनेशन है बेटा किसकी, रिवोल्ट की, कि रिवोल्ट वास्तव में क्या है, रिवोल्ट क्या है। अब इससे बाद में मैं आपसे पूछूं कि ये तो पर्सन इन पावर है, ये वाला पोर्शन बेटा। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, यस, पर्सन और पीपल इन पावर। अब ध्यान दीजिए बेटा, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक ग्रुप जो पावर में है, उसके खिलाफ लोग क्यों खड़े हो जाते हैं बेटा, मीन्स एक पावरफुल व्यक्ति है, पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हिम और द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के खिलाफ लोग क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा रीजन क्या है कि लोग उस व्यक्ति के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं जो क्या है बेटा, जो पावर में है, जो पावर में है। इसी को समझना है बेटा, अब हमने इसी को समझना है। समझिए बेटा ध्यान से, देखिए, तो इसका यहां से ये जो हमारा क्वेश्चन है कि वो व्यक्ति जो पावर में है, इसका आंसर हमें कहां से मिलेगा बेटा, इसका आंसर हमें कहां से मिलेगा, why does a revolt occur, why does a revolt occur, एक रिवोल्ट होता क्यों है, एक रिवोल्ट होता क्यों है। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, पर्सन और पीपल इन पावर है बेटा। अब क्या हुआ, जो सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन है, उनकी सिचुएशन कैसी है, उनकी सिचुएशन है बेटा ऑप्रेसिव, मीन्स उन्हें बहुत ज्यादा कुचला जा रहा है, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। पीपल थॉट वी ऑल आर डाई, हम लोग मर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। एंड इवन हाउ मैनी आर लेफ्ट, जितने लोग बचे हैं, दे ऑल्सो हैव टू डाई,
उन्हें भी मरना पड़ेगा। तो पीपल उस समय क्या सोचते हैं बेटा, लोग सिटीजन क्या सोचते हैं, व्हेन वी हैव टू डाई, हमें मरना तो है ही, व्हाई डोंट वी डाई वाइल फाइटिंग, हम लड़ते हुए क्यों ना मर जाएं, हमने मरना तो है ही, लेकिन हम लड़ते हुए क्यों ना मर जाएं, हो सकता है हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हो सकता है हमें इसके रिजल्ट ना मिले, लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो तो एक फ्री एनवायरनमेंट में रहेंगी। जितना ऑपरेशन हमारा हो रहा है वो ऑपरेशन हमारी फ्यूचर जनरेशन का ना हो, तो वाई डज अ रिवोल्ट ऑकर, एक रिवोल्ट होता क्यों है, व्हेन द सिचुएशन आर अनबेयरेबल, व्हेन द सिचुएशंस आर अनबेयरेबल, या इसे ऐसे ना कह के हम क्या कहेंगे, व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन और द पीपल आर ऑपरेसिंग अ लॉट ऑफ द पीपल एंड द पीपल थॉट, वो क्या सोचते हैं, थॉट इट इज better to die while fighting, लोग सोचते हैं कि हमने मरना तो है ही, क्यों ना हम मर जाएं लड़ते हुए, ठीक है। तो when does a revolt occur, when the oppression is allots and the people thought we have to die so we will die while fighting, हमने मरना तो है ही, हम लड़ते हुए मरेंगे, ठीक है। तो when why does a revolt occur बेटा, जब ऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, एक पर्टिकुलर पर्सन से या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। दूसरा है बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, when does a revolt occur, एक रिवोल्ट होता कब है, इसका आंसर क्या है, when the existing situations are unbearable, जब एग्जिस्टिंग सिचुएशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, अनबेरेबल। बेटा दो क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन व्हाई डज अ रिवोल्ट ऑकर और तीसरा व्हेन डज अ रिवोल्ट ऑकर, दोनों में सिमिलैरिटीज लगती हैं, हमें सिमिलैरिटीज हैं भी, रीजन दोनों का सेम, आंसर दोनों का सेम ही है। देखिए व्हेन द एग्जिस्टिंग सिचुएशंस आर अनबेयरेबल, जब एग्जिस्टिंग सिचुएशंस जो होती हैं कंट्री में वो कैसी होती हैं बेटा, अनबेयरेबल हो जाती हैं, उन्हें बेयर नहीं कर सकते लोग। कोई भी व्यक्ति कब तक नहीं लड़ेगा, जब तक उसे लगेगा दैट कि भाई चलो अभी हो सकता है, अभी कुछ है, अभी कुछ उम्मीद है, तब तक वो व्यक्ति नहीं लड़ेगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर कहा गया है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन जब कैसी हो जाती है, अनबेरेबल हो जाती है, जब एग्जिस्टिंग सिचुएशन कैसी हो जाती है बेटा, अनबेरेबल हो जाती हैं, लोग समझते हैं, लोग सोचते हैं कि अब तो क्या होगा, अब तो केवल हमने मरना ही है, सो वॉट, अगर ये अनबेरेबल है, अगर सिचुएशन अनबेरेबल हो गई तो लोग क्या, अगेंस्ट स्टूड स्टैंड अगेंस्ट द पावर, पर्सन इन पावर, तो लोग किसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, पर्सन इन पावर में। तो बेटा हमारे यहाँ तीन क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिफाइन अ रिवोल्ट, रिवोल्ट क्या था बेटा, फर्स्ट क्या था, टू प्रोटेस्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाई डज अ रिवोल्ट ऑकर, टू स्टॉप ऑपरेशन, ऑपरेशन को रोकने के लिए। नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हेन डज अ रिवोल्ट ऑकर, एक रिवोल्ट होता कब है, कब होता है बेटा, द
existing situations are अनबेरेबल। जब एग्जिस्टिंग सिचुएशंस कैसी होंगी, अनबेरेबल होंगी। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक 3 क्वेश्चन थे जो हमने शुरुआत में शुरू किए थे। अब हमें कॉन्सेप्ट कहाँ तक कहीं ना कहीं बेटा क्लियर हो गया है रिवोल्ट का। रिवोल्ट क्या है? लोग प्रोटेस्ट करते हैं इन अ कम्युनिटी, कम्युनल प्रोटेस्ट होता है किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी पर्सन इन पावर में। दूसरा, टू स्टॉप अप्रेशन, वाई डज रिवोल्ट होकर, क्यों होता है? वो अप्रेशन को रोकने के लिए होता है। तीसरा, व्हेन डज रिवोल्ट होकर, जब एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो होती हैं वो कैसी हो जाती है बेटा? अनबेरेबल हो जाती हैं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन जब अनबेरेबल हो जाती हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। बेटा एक कॉन्सेप्ट और है, ध्यान से समझिएगा। ये जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये था किसके खिलाफ? Was it against the British गवर्नमेंट? क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था? और whom if not, या किसी और के खिलाफ था अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था? पहले ये भी समझना है बेटा, ध्यान से समझिएगा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या कहा जाए क्या, ब्रिटिश क्राउन, बेटा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन कब आया था इंडिया में? ये लोग तब आए थे आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिश क्राउन इंडिया में आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आए थे। इससे पहले फिर कौन था बेटा इंडिया में? बिफोर इट देयर वॉज द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? इट वॉज ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। ये ब्रिटिश ट्रेडर्स का एक ग्रुप था एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 1600। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से इन्होंने एक स्पेशल चार्टर को क्या ग्रांट कराया था कि इन्होंने बेटा जो ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश ट्रेडर्स, ये लोग रानी के पास गए। इन्होंने कहा कि हम लोग अपना एक ग्रुप बना के, जिसे क्या नाम दिया गया इन्होंने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, हम अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं ट्रेडर्स का, और हम ट्रेड करना चाहते हैं ईस्ट में। कहाँ पर बेटा? ईस्ट में। अगर वर्ल्ड मैप के बारे में अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा। कैसे बेटा? ऐसा समझिए आप, लेट्स सी, यस, मान लीजिए बेटा दिस इज द अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर। ठीक है, this is equator 0 degree. Why it was called English East India Company? India is where there is in Asia, ठीक है, and it is what? ब्रिटेन मान लीजिए। तो ये क्या है बेटा? दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो इंडिया इज समवेयर हेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया यहाँ है ईस्ट में, मान लीजिए यस, इट इज 0 डिग्री क्या लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये मान लीजिए। तो ये कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री थी, इसके ट्रेडर्स एक साथ मिले और इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से कहा कि हम जाना चाहते हैं कहाँ पर? ईस्ट में। हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? वी वांट टू गो टू द
ईस्ट, हमने ईस्ट में जाना है, ठीक है। दैट्स वाई दिस कंपनी वॉज नोन बाय द नेम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो जो ट्रेडर्स का ग्रुप था उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ईस्ट में जाना है, ठीक है, फॉर द ट्रेड, हम लोग ट्रेड के लिए ईस्ट में जाना चाहते हैं। दैट्स वाई दिस कंपनी वॉज नेम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, इट वॉज अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ट्रेडर्स का ग्रुप था, इन्होंने अप्रेशन इतना ज्यादा कर दिया था, जो किसान थे, पेजेंट्स थे, यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज थी और सिटीजन ऑफ द कंट्री थे, ये बहुत परेशान हो गए थे इनसे। तो इसीलिए इट वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स दैट इज नोन इन इंडिया बाय द नेम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है बेटा। जो रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट है, दैट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन द 1858 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है बेटा। तो हमारी चार चीजें क्लियर हुई हैं अभी तक। पहला कि भैया डिफाइन अ रिवोल्ट, दूसरा व्हाई डज अ रिवोल्ट ओकर, तीसरा व्हेन डज अ रिवोल्ट ओकर, और चौथा द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अगेंस्ट हुम। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो किसके खिलाफ था, ये चारों चीजें हमारी क्लियर हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके खिलाफ था बेटा, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है बेटा। अब आगे शुरू करते हैं लेसन को। नाउ एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, सबसे पहले हम लेसन में पढ़ेंगे कॉज ऑफ द रिवोल्ट, दूसरा पढ़ेंगे इसकी आउटब्रेक, ठीक है बेटा। थर्ड विल बी वोट सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, फोर्थ कॉज फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, एंड फिफ्थ इज द फेलियर रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है बेटा क्या, कॉज ऑफ द रिवोल्ट। ये हमने डिफाइन किया है कि रिवोल्ट क्या है, क्यों होता है और कब होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है, कॉज ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट के कॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। कोशिश के लिए बेटा सबसे पहले समझिए कोशिश कितने होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, मिलिट्री, इमीडिएट, ठीक है। कोई भी रिवोल्ट, इट इज, हम पढ़ रहे हैं इंडियन रिवोल्ट, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। वेदर इन द वर्ल्ड एनी ऑफ द रिवोल्ट, जब भी कभी भी इस वर्ल्ड में कोई भी रिवोल्ट के बारे में आएगा आपके पास कोई क्वेश्चन, so these are the basic reason for each and every revolt initiated in any country and any part of the world। वर्ल्ड के अगर किसी भी पार्ट में कोई भी रिवोल्ट के बारे में आपको अगर जानना है, उसके कोजेस समझने, तो ये कोजेस हैं बेसिक। इमीडिएट कोज अलग हो सकता है हर एक रिवोल्ट का, हो सकता है कई रिवोल्ट का एक जैसा भी हो, लेकिन अगर बात की जाए बेटा किसकी, आपसे अगर जनरली मैं पूछूं कि व्हाट आर द रीजन ऑफ अ रिवोल्ट, तो आपके पास ये 5 रीजन है बेटा, ये बेसिक कोज होते हैं ऑफ एनी रिवोल्ट इनिशिएटेड इन द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई भी रिवोल्ट अगर होकर होता है तो ये क्या होते हैं, उसके बेसिक रीजन है। आगे देखिए बेटा, सबसे पहले है बेटा पॉलिटिकल कोज, ठीक है। पॉलिटिकल कोज, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस, मिलिट्री एंड इमीडिएट। समझते हैं ये हैं क्या। Cause of the revolt of 1857, revolt of 1850 took due to political, economic, socio-religious, military and let us study in details। Political discontent against the Indian rulers, इंडियन रूलर्स के जो बीच है उनके बीच क्या आ गया बेटा, डिसकंटेंट। अब ये डिसकंटेंटमेंट क्यों आया, 1848 से 1854 के बीच बेटा, 1848 में जो वायसरॉय डिसाइड किया गया, किसे किया गया, लॉर्ड डलहौजी को। अब लॉर्ड डलहौजी ने बेटा एक एक निकाला एक नियम, वो क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था बेटा,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक उनकी नीति थी, किसकी? ब्रिटिश की। इन्होंने कहा कि वो राज्य, कौन से बेटा? वो राज्य जिनके पास कोई मेल हायर नहीं होगा। क्या? मेल हायर, या इसे आप क्या कह सकते हैं? सक्सीजर। वो स्टेट्स जिनके पास कोई मेल सक्सीजर नहीं होगा या रियल सन ऑफ द किंग नहीं होगा। किंग और क्वीन का कोई क्या बेटा? रियल सन नहीं है। वो जो रियल सन नहीं है किंग और क्वीन का, उस राज्य को हम अपने राज्य में सम्मिलित कर लेंगे। जैसे आप पेशवा बाजीराव सेकंड का अडोप्टेड सन कौन था बेटा? नाना साहेब। अब उनके जो पेशवा का जो मराठा एम्पायर था, उसे अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कोशिश की कि उसे वो अपने राज्य में सम्मिलित कर लें। क्यों? क्योंकि वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था बेटा? इनिशिएट होता है। वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है। अब ऐसे ही झांसी, एम्पायर ऑफ झांसी, रानी की यस एम्पायर ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई के खिलाफ, उनका भी अडॉप्टेड सन था। ठीक है। तो ये रीजन रहा, पहला पॉलिटिकल रीजन क्या रहा? जो रूलर्स थे वो बहुत परेशान हो गए। ठीक है। उनका जो रूल है, उनकी जो टेरिटरी है, उसे ब्रिटिश अलग अलग तरह से अपने रूल में एनेक्स्ट करते जा रहे थे। पहला तो रीजन था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। दूसरा रीजन क्या था? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या था? ब्रिटिश ने कहा कि हम चलिए हम आपके राज्य पर हमला नहीं करेंगे। इसे समझते बेटा, ध्यान से देखिए। यस, इसे समझने के लिए आप ऐसा देखिए बेटा, क्या है सब्सिडरी अलायंस? एक तरह से सब्सिडरी अलायंस को अगर मैं कहूं या मैं बताऊं आप लोगों को, तो मैं बताऊंगा कि एक तरह से किसी का दास बन जाना। ठीक है। दास कैसे बन जाना? सबसे पहले अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप सब्सिडरी अलायंस में एंटर करते हैं तो हम आपके जो स्टेट है उस पर किसी भी तरह से कोई भी हमला नहीं करेंगे। ठीक है। इसका रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं। पहला, आपको हमारा क्या? हमें आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सुपीरियर पावर हैं। दूसरा, आप रिलेशन किसी के रिलेशन विद एनी नाइबर कंट्री या नाइबर किंग के साथ आप रिलेशन बिना हमारी जानकारी के नहीं करेंगे। हमारी जानकारी में होना चाहिए आपका कोई भी रिलेशन है। दूसरा, आप अगर चाहते हैं कि सब्सिडरी अलायंस में कोई एंटर कर जाए, तो आपके पास इसकी पावर नहीं है। आप इस सब्सिडरी अलायंस में अगर किसी को एंटर कराना चाहते हैं, यू हैव टू टेक परमिशन। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सो इट वॉज वॉट? इनडायरेक्टली द ब्रिटिश वर सेइंग टू द इंडियंस, ब्रिटिश इंडियन रूलर्स को कह रहे थे कि आप हमारे इनडायरेक्ट क्या हो गए? प्रिजनर हो गए। हमारे आप इनडायरेक्ट प्रिजनर हो गए, हमारे इनडायरेक्ट स्लेव्स हो गए, हमारे गुलाम हो गए आप इनडायरेक्ट। ठीक है। तो पहला तो सब्सिडरी अलायंस। दूसरा क्या था बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इन कंडीशंस में एक तरह से, और ब्रिटिश ने कहा सब्सिडरी अलायंस में कि आपको एक पर्टिकुलर हमें देना भी पड़ेगा, क्या? जिसे लगान कहते हैं। तो मतलब इन चीजों को क्या किया ब्रिटिश ने? एनफोर्स किया इंडियन सोसाइटी पे। तो जो रूलिंग क्लास थी, रूलिंग क्लास बहुत ज्यादा परेशान हो गई बेटा। जो रूलिंग क्लास थी, रूलिंग क्लास बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया? ये लोग डेप्राइव हो गए, डेप्राइव देम पावर एंड स्टेटस। जो इंडियन रूलर्स थे उनका जो स्टेटस था वो क्या हो गया? डेप्राइव देयर पावर स्टेटस। ठीक है। दूसरा, एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856। ठीक है। जो अवध के जो नवाब थे उस समय वो ब्रिटिश के कहीं ना कहीं क्या थे बेटा? क्लोज थे। ब्रिटिश ने 1856 में मल एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन देके कि अवध में जो है मल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल रहा, तो इस मनगढ़ंत कहानी को बनाकर अवध के रीजन को क्या कर लिया बेटा?
अपने कब्जे में कर लिया। और इसकी वजह से जो उस समय सिपोइस थे, कंपनी के सिपोइस थे, जो इंडियन सिपोइस थे, वो बहुत ज्यादा आहत हो गए, वो बहुत ज्यादा आहत हो गए। उन्हें लगा कि जब ये किसके, अवध के जो नवाब हैं उनके खिलाफ उनके भी नहीं हुए तो ये किसके होंगे। और ब्रिटिश, जो उस समय ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपोइस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, सॉरी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स के खिलाफ क्या कर दिया बेटा, अपना यस इनिशिएशन कर दिया, मींस इनिशिएशन ऑफ द रिवोल्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा कि अगर अवध के नवाब जो इनके इतने क्लोज हैं, ये इनके खिलाफ, इनके नहीं हुए तो ये किसके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, under the British, common people had pay more taxes, while those were working in administration, army were thrown out of the jobs. पॉलिटिकल रीजन क्या रहा बेटा, तीसरा रीजन था कि जो कॉमन पीपल था उसे टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहे थे इंडियन, उन्हें क्या कर दिया, उनके बिना किसी रीजन, बिना किसी उन्हें टेक्निकल रीजन बताए, उन्हें क्या कर दिया, उन्हें उनकी जॉब से बाहर निकाल दिया। तो ये लोग कॉमन पीपल और द पीपल वर वर्किंग इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश। तीसरा, तालुकदार्स ऑफ अवध लॉस्ट देयर लैंड, merchants, shopkeeper, craft person, musician, artisans who were created to Awadh court lost their livelihood. जो लोग अवध कोर्ट में क्या कर रहे थे, उस समय वर्क कर रहे थे, और दैट वाज नाउ अंडर द ब्रिटिश पोजेशन, तो उन लोगों ने भी अपनी जॉब खो दी। Between 1848-1854, number of principalities across the Indian subcontinent annexed under the policy of doctrine of lapse। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए लैप्स के द्वारा कहाँ आ गए, ब्रिटिश के अंडर आ गए। प्रिंस इंक्लूड सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ द स्टेट्स वर डिनाइड राइट ऑफ सक्सीजन। वो जो एडॉप्टेड प्रिंसेस थे उन्हें क्या कर दिया, उन्हें सक्सीजन का, इन्होंने ब्रिटिश ने सक्सीजन का इन्हें उत्तराधिकार मींस राइट नहीं दिया। इसके बाद बेटा यस एग्जाम्पल इसका बताया है, द कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडोप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एज आर राइटफुल हेयर, उनका उत्तराधिकारी नहीं माना। दूसरा, नवाब ऑफ कर्नाटक तंजौर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स, नाना साहिब अडोप्टेड पेशवा बाजीराव सेकंड वाज डिनाइड टू पोजेशन एंड फोर्स टू लिव इन कानपुर। ठीक है, इन लोगों को भी क्या किया, इन लोगों को जो एडोप्टेड सन है बेटा, एडोप्टेड सन ऑफ एनी रूलर, तो उसे मना कर दिया गया कि आपके पास उत्तराधिकार का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। बेसिकली यहां पर बेटा क्या दो बेसिकली रीजन है। पहला, पॉलिटिकल रीजन की अगर बात की जाए, रिवोल्ट ऑफ 1857 बेसिकली किसकी वजह से हुआ था, दैट वाज ड्यू टू व्हाट बेटा, दैट वाज ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसकी वजह से वो आया था बेटा, दैट वाज ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रीजन था बेटा किसका, द रिवोल्ट ऑफ 1857 का। सब्सिडरी अलायंस था। ठीक है, बेसिकली तो यही था। अगर पॉलिटिकल कोज के बारे में बात की जाए, आप कहेंगे कि सर सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द पॉलिटिकल रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, the feelings of the Muslim and the common people were greatly hurt when names of the Mughal king were removed from the coins minted by company, when Dalhousie stated that descendants of the Mughal rulers Bahadur Shah II would be evicted from the palace Red Fort after his death। ठीक है, मुगल रूलर्स के जो बेटा कॉइन्स पर नाम थे उन सभी को क्या कर दिया गया, ब्रिटिश के द्वारा हटा दिया गया। बहादुर शाह सेकंड वाज लास्ट मुगल रूलर था बेटा। लॉर्ड कैनिंग डिक्लेयर्ड 1856 की उसकी आफ्टर दैट ऑफ बहादुर शाह सेकंड, उसके जो सक्सीजर थे उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए एज अ किंग, बट वुड बी कॉल्ड प्रिंसेस। उन्हें क्या कहा जाए, प्रिंसेस कहा जाए, उन्हें किंग नहीं कहा जाए। ठीक है,
तो लोगों को बुरा लगा कि भाई वेदर दीज आर द पर्सन, ये लोग हमारी कंट्री पर रूल कर रहे थे, नाउ दीज आर थ्रोन फ्रॉम द टेरिटरी। नेक्स्ट वाज दीज एक्शन क्रिएटेड, यस क्या है बेटा, दीज एक्शंस क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग द रूलिंग फैमिलीज एंड मेड fearful that similar fate awaited them। दूसरे जो राजा थे उन्हें भी लगा कि इस तरह का ही भाग्य हमारा भी हो सकता है। सेम अबाउट द रेस्ट रीजन बेटा वी शैल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने यही कंप्लीट किया है, पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस एंड द इमीडिएट कॉज वी शैल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो हम कब नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम काइंडली लीव अ मैसेज, कोई भी मैसेज आप मैसेज छोड़ दीजिए, ईदर यू में कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट करिए। इसके बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स, ये जो सेगमेंट्स मैंने कराए हैं आपको पॉलिटिकल कॉजेस, इस पर बेस्ड जो आपकी बुक एक्सरसाइज है बेटा उसे आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। ट्राई टू सोल्व वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, जो वन वर्ड या वन सेंटेंस आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें सोल्व करिए काइंडली। और जो मैंने वीडियो में नोट्स आपको बताए हैं उन नोट्स को भी आप प्रिपेयर करिए। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ गुड डे।